Hello everyone and good morning to all of you friend. Standard 11th and our subject that is the economics in English medium. And in the previous lecture we already started about the calculation of national income in our country, and there are three types for calculation of the national income. So now let us started about the national income, that is the new chapter number 9. And in this chapter I think we already completed the first topic, that is the meaning of national income. और इस टॉपिक की अगर हम फ्रेंड बात करें तो आपने शायद देखा ही होगा, और या तो प्लीज कम ऑन पेज नंबर 94, दैट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम. So first one, that is the general meaning, and then Alfred Marshall's that is the production based definition. यानी कि उस डेफिनेशन में हमने थोड़ा कुछ देखा था कि जो भी प्रोडक्शन होता है टोटल हमारी कंट्री में, उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है दैट इज द नेशनल इनकम. देन इरविंग फिशर कंजम्पशन बेस्ड डेफिनेशन, यानी कि हमारे कंट्री के जो लोग कि जिनको हम जो सर्व कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस पूरे साल के लिए, उनकी जो यहाँ पे वैल्यू होगी दैट इज द नेशनल इनकम. Then Professor SCP Go, and its definition based on the money. तो यहाँ पे शायद आपको पता ही होगा कि जो हम मनी को इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं एंड इजीली मेजर, और उनके जो यहाँ पे इन्फ्रेंस है बेस्ड ऑन वेरियस डेफिनेशन की नेशनल इनकम जो है वो मेजरमेंट इनकम ओरिएंटेड इन डेफिनेट पीरियड ऑफ 1 ईयर. इन नेशनल इनकम द फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस आर कंसीडर, यानी कि जो फिनिश गुड्स है उनको हमें कंसीडर करना है. Then the third topic, that is the national income is the monetary value of final products and service, and then calculated after deducting depreciation. यानी कि फ्रेंड अगर आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे जो डेप्रीशिएशन है और डिप्रीशिएशन को क्या करना है, रिड्यूस करना है, उनको डिडक्ट करना है. एंड गुड्स एंड सर्विस शुड बी प्रोड्यूस और कंज्यूम, यानी कि जो भी गुड्स का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका उस प्रोड्यूस भी होनी चाहिए और साथ साथ कंज्यूम भी होनी चाहिए. तो फ्रेंड यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक हमारा था कि अबाउट दी सम डेफिनेशन, और जो अलग अलग चार डेफिनेशन की मैंने आपको फिर से एक बार यहाँ पे रिवाइज करने की कोशिश की. सेकंड टॉपिक यहाँ पे है नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट, लेकिन ये जो पूरे का पूरा टॉपिक इट्स ऑमिटेड बाय दी बोर्ड. एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम. तो फ्रेंड सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में मैंने शायद आपको बताया था कि जो यहाँ पे सर्कुलर फ्लो, यस, तो वहाँ पे हमें देर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, दैट इज क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी. तो शायद आपको पता होगा कि क्लोज इकोनॉमी, यानी कि क्लोज इकोनॉमी में कोई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं है, यानी कि क्लोज इकोनॉमी में इंपोर्ट भी नहीं एक्सपोर्ट भी नहीं है. तो यहाँ पे जो भी गुड्स बन रहे हैं इन द इंडिया, वही गुड्स क्या करते हैं, लोग परचेज करते हैं और सेलिंग होती है, यानी कि आपको कोई अपना जो गुड्स है उनको हमें फॉरेन सेल नहीं कर सकते इन क्लोज इकोनॉमी, और फॉरेन से हम कोई भी गुड्स को हम इंपोर्ट भी नहीं कर सकते. बट जो ओपन इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी में क्या हो सकता है, यानी कि आप कोई भी गुड्स एंड सर्विस को बाहर से आप इंपोर्ट भी कर सकते हो और यहाँ से उनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो. तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है दैट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम. तो यहाँ पे हमें अजम्पशन करना है कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम है वो क्लोज इकोनॉमी में है, यानी कि यहाँ पे हमें ओपन इकोनॉमी नहीं करने, क्लोज इकोनॉमी में पूरा जो सर्कुलर फ्लो है वो हम समझने की कोशिश करेंगे. और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था. तो यहाँ पे जो 9.1 का जो टेबल है, जो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, उनके ऊपर से हम समझने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि वन साइड दैट इज द प्रोडक्शन यूनिट एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज अ फर्म प्रोडक्शन, and another side that is the owner of factor of production, that is the family. And friend, we know that about the factor of production there are four factor, that is the land, capital, labor and entrepreneur. तो इन चारों जो यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसके पास आते हैं, यानी कि वो प्रोडक्शन यूनिट के पास आते हैं. तो फ्रेंड अगर समझो कि कोई भी प्रोडक्शन यूनिट, हमने एग्जांपल लिया था कि रिलायंस कंपनी, तो रिलायंस कंपनी के पास समझो कि लैंड आती है, कैपिटल है, लेबर है और एंटरप्रेन्योर है. तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी उनके पास आते हैं, लैंड आते हैं, तो उनको रेंट पे करना पड़ेगा, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट एंड लेबर वेजिस, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा.
यानी कि जो फैमिली है, ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उन लोगों के पास है रेंट, इंटरेस्ट, वेजिस और प्रॉफिट जाएंगे। अब समझो कि जो भी प्रोडक्शन यूनिट है, उन उन लोगों ने जो भी गुड्स या तो जो सर्विस का प्रोडक्शन किया है वो मार्केट में रखेंगे। तो जो यहाँ पे फैमिली है यानी कि जो ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लोग क्या करेंगे, वो गुड्स और सर्विस को परचेस करेंगे एंड उनको एक्सपेंडिचर होगा यानी कि पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो ऑनर है वो लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि एक्सपेंडिचर करेंगे यानी कि कंपनी को पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो साइकिल में जो फ्लो हो रहा है, सर्कुलर फ्लो हो रहा है अबाउट द नेशनल इनकम इन क्लोज इकोनॉमी, जो मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल के अंदर समझाने की कोशिश की। उनके बाद जो यहाँ पे एक नेक्स्ट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम, बल्कि आपके सिलेबस में नहीं है, सो डोंट वरी फ्रेंड। एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, तो तीन अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है, तीन कॉन्सेप्ट के बेस पे हम यहाँ पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज द प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड देन एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज अबाउट प्रोडक्शन मेथड, यानी कि जो प्रोफेसर मार्शल ने डेफिनेशन दी थी उनके बेस पे यहाँ पे कुछ था। उनके जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी इन डिफरेंट सेक्टर, देन सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, service of housewife, and then self consumption, defense policy, imputed rent, and then 7 point is also an important point, that is the double counting। तो फ्रेंड जो सेवेंथ पॉइंट यहाँ पे डबल काउंटिंग का जो पॉइंट है, उस पॉइंट के अंदर अगर बात करें तो हमने पहला पॉइंट जो कि टू काउंट द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स ओनली, वो एक पॉइंट हमने कंप्लीट किया था। लेकिन यहाँ पे पूरे का पूरा जो 7 पॉइंट है हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि भले ही हमने जो भी यहाँ पे कंप्लीट किया हो, और वैल्यू एडेड मेथड को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम नेशनल इनकम अकाउंटिंग when the value of one commodity is calculated for more than one time in national income, it brings up overvalue the national income। यानी कि अगर समझो कि हम नेशनल इनकम को एक से ज़्यादा टाइम हम क्या कर रहे हैं, उनको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी जो नेशनल इनकम क्या होगी, ओवर वैल्यू हो जाएगी यानी कि वो बढ़ जाएगी। वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन द डबल काउंटिंग शुड बी अवॉइडेड। यानी कि फ्रेंड अगर समझो कि हम नेशनल प्रोडक्ट को काउंटिंग कर रहे, कैलकुलेट कर रहे, तो यहाँ पे हमें डबल काउंटिंग को अवॉइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि नेशनल इनकम द मॉनेटरी वैल्यूज ऑफ बोथ आयरन एंड मशीन्स मेड आउट ऑफ आयरन ड्यूरिंग अ ईयर काउंटेड इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। तो फ्रेंड मैंने आपको समझाया था लास्ट टाइम पे, अगर हम जो कोई भी मशीनरी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मशीनरी का अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जो कॉस्ट ऑफ द आयरन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द मशीनरी। यानी कि हम अगर समझो कि आयरन यानी कि जो लोहा, उनके अगर हम अगर अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं और मशीनरी को भी अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल काउंटिंग होगा। एंड बिकॉज द वैल्यू ऑफ आयरन इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ मशीन्स, thus if we calculate the value of iron and the machines, then value of iron being calculated for 2 times, there is a 2 remedies to avoid double counting। अब यहाँ पे जो 2 रेमिडीज यहाँ पे दी हुई है, द फर्स्ट वन दैट इज द टू काउंट द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स ओनली। फिनिश गुड्स यानी कि समझो कि अगर फ्रेंड हम कोई भी मशीन बना रहे हैं, तो मशीन, मैं फिर से आपको वही एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए। तो यहाँ पे समझो कि हम जो भी मशीनरी बना रहे हैं, वो मशीनरी जो यहाँ पे फिनिश गुड्स है, और जो आयरन यहाँ पे है वो रॉ मटेरियल है फॉर मशीनरी। यानी कि यहाँ पे हमें फिनिश गुड्स की वैल्यू को ही कंसीडर करना है, यानी कि मशीनरी को। इन दिस मेथड इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स हैविंग अ हाफ मेड इंटरिम यूज, इफ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द मशीन विच इज द finished goods and the value of iron involved in it consider, the problem of double counting can be solved। जो हमने यहाँ तक लास्ट लेक्चर में समझने की कोशिश की थी। और अब यहाँ पे जो एक सेकंड रेमेडीज यहाँ पे आप देख सकते हो कि दैट इज़ द वैल्यू एडेड मेथड, और ये वैल्यू एडेड मेथड को भी हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि यहाँ पे जो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम है, यानी कि इनकम आपको नेशनल इनकम में हम जो
डबल काउंटिंग कर रहे, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे जो पहला यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, वैल्यू एडेड मेथड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। When a production of goods goes from one stage to another stage, its monetary value increases। यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें अगर प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का, गोज फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, तो उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इफ this increased value is drawn out and added in national product, the double counting does not occur. Let us see the following example। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कॉटन की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, यान की और क्लॉथ की, यानी कि कॉटन में से फाइनली क्या बनता है, क्लॉथ। तो यहाँ पे समझो कि जो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, अगर समझो कि हम समझो कि कॉटन का प्रोडक्शन पहले कर रहे, कॉटन यहाँ पे प्रोडक्ट हो रही है, तो कॉटन समझो कि जो है वो 100 रुपीज़ की है और उसकी जो फैक्टर कॉस्ट है वो 0 है, यानी कि कॉटन की जो इंक्रीजिंग वैल्यू 100 रुपीज़। अब समझो कि यहाँ पे जो यार्न है, तो यान में यहाँ पे क्या होगा कि जो यान अगर समझो कि आप सेल कर रहे हो, तो यू कैन अर्न 200 रुपीज़ फ्रॉम यान। तो 200 रुपीज़ की जो पूरे के पूरी यान की वैल्यू नहीं है, इसमें से 100 यान की वैल्यू है और प्लस 100 की जो फैक्टर कॉस्ट, यानी कि वो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉटन, यानी कि जो भी हमने यहाँ पे प्रोडक्शन किया उनकी कुछ कॉस्टिंग लगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू इंक्रीज हुई कितनी हुई, 100 रुपीज़। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो सेल्स की जो कॉटन की यहाँ पे कॉस्टिंग थी वो 100 रुपीज़ जो फैक्टर कॉस्ट बन गई फॉर यान। अब यान में से समझो कि हम कपड़े बना रहे हैं, क्लॉथ बना रहे हैं, तो 280 दैट इज द सेल्स इनकम, यानी कि जो भी प्रोडक्शन हमारा है वो आप बेच के वहां से 280 रुपीज़ ले रहे हो। तो यहाँ पे जो फैक्टर कॉस्ट है दैट इज द 200 रुपीज़, यानी कि दैट इज द सेल्स इनकम फ्रॉम यान। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग वैल्यू दैट इज द 280 माइनस 200 इज इक्वल टू 80 रुपीज़। यानी कि अब हम समझो कि यहाँ पे सेल्स इनकम को टोटल करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 100 प्लस 200 प्लस 280, दैट इज द 580 रुपीज़। लेकिन यहाँ पे हमारी नेशनल इनकम 580 नहीं हो सकती। फैक्टर को दैट इज 100 प्लस 200 इज इक्वल टू 300, तो यहाँ पे भी नहीं, यानी कि इंक्रीजिंग वैल्यू को अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 280 दैट इज द नेशनल इनकम। In factory, cotton of 100 is brought and yarn of 200 is made out of it. Cloth of 280 is made out of the year. The monetary value of the 100 plus 200 plus 280 is equal to 580 is counted in national product, which is considered as a double counting। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि हमने कॉटन की वैल्यू ली ध्यान में, यान की वैल्यू को कंसिडर किया एंड देन क्लॉथ, यानी कि 100 प्लस 200 प्लस 280 580 रुपीज़। तो यहाँ पे जो डबल काउंटिंग हुआ इसलिए हमारी जो इनकम थी वो 580 पे पहुंच गई। द कॉटन इज इंक्लूडेड इन बोथ यान एंड क्लॉथ, यानी कि कॉटन जो है रॉ मटेरियल इज इंक्लूडेड इन यान एंड क्लॉथ। तो कॉटन की जो यहाँ पे 100 रुपीज़ इंक्लूडेड है वो यान में भी हमने इंक्लूड कर दिया एंड क्लॉथ में भी कर दी है। एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ कॉटन इज कंसिडर एंड काउंटेड फॉर 3 टाइम्स, यानी कि कॉटन की वैल्यू जो थी हमने वो 3 टाइम्स यहाँ पे ध्यान में ले ली। एक तो कॉटन की खुद की ली एंड देन यार्न में भी जो 100 रुपीज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन क्लॉथ, इट्स ऑल्सो इंक्लूडेड 100 रुपीज़। दिस इज अ डबल काउंटिंग। But if the value of cotton of 100 plus yarn of 100 and cloths of 80 is counted or value addition of 280 is a considered double counting does not occur। यानी कि अगर आप समझो कि 100 is for cotton, 100 is for yarn and 100 is for 80 rupees is for cloths, तो यहाँ पे डबल काउंटिंग नहीं होगी। द above stated example shows that factor cost is a zero because here it is assumed that the production of cotton is the previous year which has been considered in an extra product of the previous ईयर। यानी कि फ्रेंड अगर समझो कि कॉटन प्रोडक्शन का आपको जो भी एक्सपेंस होगा वो हम यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में था, इसीलिए यहाँ पे हमने फैक्टर कॉस्ट क्या कर दी, 0। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने एग्जांपल के साथ जो आपकी बुक्स का एग्जांपल यहाँ पे मैंने लेकर आपको वैल्यू एडेड मेथड जो समझाने की कोशिश की। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सो प्लीज़ रीड द 7th पॉइंट दैट इज डबल काउंटिंग एंड द 2 remedies for double counting. So please friend read it.
Okay, friend. Now the eighth point, that is the indirect tax and subsidy, then resell, and then to deduct depreciation, export values added, and the value of smuggled and illegal goods is not considered in calculation. तो जो यहाँ पे फ्रेंड बाकी के जो चार पॉइंट बचे हैं इन द प्रोडक्शन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। और आज का इस लेक्चर की हम यहाँ पे पूर्णाहुति कर रहे हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड, टेक केयर एंड बाय बाय।